क्या नेपाल में एक बार फिर से जनजी हिंसा होने जा रही है? जनजी हिंसा, जनजी प्रदर्शन, जिसका एक नया रूप देखने को मिला। एशियाई रीजन में एक नए ही तरीके का यहाँ माहौल बना। मात्र 4 दिनों में ही इन्होंने सत्ता पलट कर रख दी थी। वो जनजी हिंसा एक बार फिर से सुगबुगाहट बन रही है और कुछ कुछ जगहों पर शुरू भी हो चुकी है नेपाल में। एक बार फिर से जनजी हिंसा भड़क सकती है और इस बार भड़केगी तो इस बार सुशीला कार्की अपने स्थान से जा सकती हैं। लेकिन बात ये आती है कि ये चाहते क्या हैं और ये सिलसिला कब जा करके रुकेगा। ये तो मानो एक दवा हो गई है, जनजीज के हाथ में मिल गई है, जिनको लग रहा है कि भाई अब हमारे मन का नहीं हो रहा है कुछ, तो चलो फिर से प्रदर्शन करते हैं। और प्रदर्शन में क्या, भीड़ इकट्ठा करो, तोड़ फोड़ करो और वो धीरे धीरे लोगों को जोड़ते जाओ और फिर पता लगे कि जो भी सत्ता में है उसको गिरा दो। तो ये जनजी हिंसा का एक नया जो प्रारूप बनता नजर आ रहा है। इससे पिछले दिनों में जब से नेपाल में हुआ, नेपाल के बाद कई अफ्रीकी देश और दक्षिण अमेरिकी देशों में भी ऐसी हिंसाएं देखने को मिली। कई कई जगह तख्तापलट भी हुआ। तो अभी इस बार जो होने जा रहा है इसमें क्या कुछ इनकी डिमांड्स हैं या क्यों ये लोग संतुष्ट नहीं हो रहे हैं, इसको आज की वीडियो में डिटेल से समझेंगे। आप देख पाओगे आज की एक खबर बनी हुई है, क्या नेपाल में फिर से होने वाला है हिंसक आंदोलन। ये क्या नेपाल में जनजी प्रोटेस्ट एक बार फिर से होने वाला है, फिर से तख्तापलट होगा। पिछली बार वाला जब हुआ था तब 8,000 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हुआ था। सोचो, पिछली बार जब प्रदर्शन हुआ था 4 से 5 दिनों में ये लोग इतना ज्यादा पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाए थे। लेकिन अब एक बार फिर से ये लोग प्रदर्शन करने को आतुर हैं। क्यों? क्योंकि 100 दिनों से इन्हें लग रहा है कि कुछ बड़ा खास हुआ नहीं है, कुछ बड़ा परिवर्तन हुआ नहीं है जो इनके मन मुताबिक था जंजीज के। अब आपके मन में बड़ा आ रहा होगा ये जंजी है कौन। जंजी देखो क्या है, इसको पहले समझ लेते हैं, उसके बाद आपको अच्छे से समझाऊंगा तो ज़्यादा समझ में आएगा। देखिए, जंजी एक प्रकार का जनरेशन है, ठीक है ना, जनरेशन जेड कह सकते हो। एक्चुअल में कुछ जो वेस्टर्न जो थिंक टैंक है उन्होंने एज ग्रुप को लेकर के एक कैटेगरी डिसाइड कर दी है एक प्रकार से। एक्चुअल में 1980 से लेकर के 1997 तक के जो जनरेशन में जो पैदा हुए हैं उन्हें मिलेनियम जनरेशन का कहा जाता है। इसके बाद 1997 के बाद से 2013 तक जो जन्मे व्यक्ति हैं उनको जेन जी कहा जाता है, यानी जनरेशन जेड कहा जाता है। इसके बाद 2013 से लेकर के 2025 तक जो जन्मे होंगे बच्चे उनको अल्फा जनरेशन या जेन अल्फा कहा जाता है। 2025 को 1 जनवरी से लेकर के आगे 2033 तक जो जन्मेंगे वो बीटा जनरेशन के कहे जाते हैं। तो जेनजी इसलिए यहाँ शब्दों में हमेशा चर्चों में रहता है क्योंकि ये जो जेनजी है जो 1997 के बाद पैदा हुए हैं, 2013 के पहले पैदा हुए हैं, ये वो युवा हैं जो इनकी एज ग्रुप जो है वो 15-16 साल से लेकर के 20-22-23 साल के बीच का है। अब 20-22-23-25 साल के जो युवा होंगे वो उनके अंदर भाई उत्साह होगा, जुनून होगा, साथ ही साथ उन्हीं के अंदर सबसे ज़्यादा बेरोजगारी भी होगी। कहा जाता है ना कि ये एक ऐसा ग्रुप होता है युवावस्था जब आपके पास पैसे भी नहीं रहते हैं लेकिन आपको सबसे ज़्यादा मौज भी करना होता है और आपके ऊपर सबसे ज़्यादा जिम्मेदारियां भी आने वाली होती हैं और आपको इसी बीच पढ़ाई भी करना होता है, इसी बीच आपको अपना करियर भी बनाना होता है, ऐश भी करना होता है। तो इसलिए और अब अगर आपके देश में, आपका सिस्टम में आपको रोजगार देने का कोई सावधान नहीं है, कोई प्रावधान नहीं है जिससे आपको ये उम्मीद बने कि हमारा करियर बनेगा कि नहीं, तो आप उग्र होगे क्योंकि सबसे ज़्यादा जोश भी इसी समय होता है। उसके बाद धीरे धीरे लोग अपने फैमिली वगैरह में जुट जाते हैं, फिर अपने गृहस्थ जीवन में चले जाते हैं। लेकिन ये जो जनजी वाला जनरेशन होता है ना, ये सबसे ज़्यादा समझ लो उग्र हो सकता है। कहते नहीं कि गर्म खून है अभी, तो यही गर्म खून वाले जो जनजी हैं ना, ये इन्होंने नेपाल में एक बार सत्ता पलट दी थी। नेपाल में ये लोग प्रदर्शन करना शुरू किए सरकार के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ, और फिर ये करते करते सितंबर के महीने में 8 सितंबर तक आते आते इन्होंने सत्ता पलट दी। हुआ ये कि 4 ही दिन में, 12 दिन में एक अंतरिम सरकार बनी, सुशीला कार्की नई प्रधानमंत्री बनाई गई। इसके बाद 100 दिन बीते। 100 दिनों तक इन्होंने उम्मीद लगाए रखी कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, बहुत कुछ बदलाव होगा। इन जनजीज के द्वारा जितने भी वहाँ पर तोड़ फोड़ मचाई गई थी, गंदगियाँ मचाई गई थी, तो इन्होंने सब साथ में मिलजुल करके साफ सफाई भी की। इसकी भी बहुत सारे लोगों ने तारीफें भी की कि देखो ये लोग कैसे मिल करके जो खुद ही गंदगी फैलाए थे उसको साफ भी कर रहे हैं। तो ये भी इससे सीख लेनी चाहिए कि जब भी कोई हिंसा हो तो उसकी साफ सफाई में भी भागीदारी करनी चाहिए। लेकिन खैर 8,000 करोड़ का था वो चुना, लेकिन खैर फिर भी 8,000 करोड़ का तो चूना लगा ही दिए थे। अब यहाँ 100 दिनों तक इन सब ने इंतजार किया कि नई सरकार बनी है, केपी शर्मा ओली भाग गए हैं, अब 100 दिनों तक देखते हैं कि क्या इसका नतीजा रहता है।
100 दिन पूरे हो गए, लेकिन अब वहाँ पर कुछ खास परिवर्तन नहीं दिख रहा है। और तो और इंटरेस्टिंग बात यह है कि वही सब लोग फिर से धीरे धीरे आते जा रहे हैं। तो आज की वीडियो में जानेंगे कि क्या कुछ हुआ है इन दिनों में जिसकी वजह से फिर से सुखबुकाहट उठ रही है और फिर से ये लोग प्रदर्शन करने की बात कर रहे हैं। इसको देखेंगे, लेकिन उससे पहले एक ज़रूरी बात, ब्रह्मास्त्र करंट अफेयर की ई बुक आ चुकी है। वार्षिकांक है, ये साल भर का एक बार में आता है दिसंबर में। जनवरी से लेकर के दिसंबर तक का कंटेंट रहता है। तो 5000 प्लस क्वेश्चन इसमें चैप्टर वाइज रहते हैं, डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ। आपके हर एक एग्जाम के लिए ये यूजफुल होता है, जनवरी से लेकर के दिसंबर तक का। ठीक है, इसका एक अपडेट भी आपको फ्री में दिया जाता है। तो देखिए, ये सारे कंटेंट हैं। आप कोई भी टॉपिक देखोगे तो सारा कुछ करंट अफेयर में जो पूछा जाता है वो कवर कराया गया है। इसके अलावा इसमें जो इन्फोग्राफिक्स हैं, मतलब चार्ट, टेबल, मैप, इन सब का यूज़ करके इस ई बुक को और बेहतर से बेहतर बनाया जाता है। आप देख सकते हो कैसे राज्यवार जानकारियाँ, मैप वगैरह यूज़ करके। इसके अलावा जो क्वेश्चंस हैं उसके डिटेल एक्सप्लेनेशंस वगैरह, मैप, टेबल, चार्ट सब दिया रहता है। ये ई बुक आप प्राप्त कर पाओगे मात्र 99 में। अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो मात्र 99 रुपये में ये ई बुक आप प्राप्त कर सकते हो MZT ऐप से जाकर। MZT ऐप आपको गूगल प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, वहीं से बेस्ट ई बुक सेक्शन में जाकर ले सकते हो। अगर मान लो ऐप नहीं यूज़ कर पा रहे हो, एंड्रॉयड नहीं यूज़र हो, तो आईफोन यूज़र हो या विंडोज़ यूज़र हो, तो आपको UPI सिस्टम भी दिया गया है। नीचे पिन कमेंट चेक कीजिए, उसमें व्हाट्सएप का नंबर दिया गया होगा, उस पर व्हाट्सएप कीजिए और पूछिए कि कैसे ई बुक UPI के माध्यम से ले सकते हैं, तो आपको बताया जाएगा। आप व्हाट्सएप पर ही ई बुक प्राप्त कर पाओगे। टॉपिक पर वापस आते हैं साथियों। भारत के उत्तर में ही एक देश है नेपाल। यूं तो भारत का नेपाल का रोटी बेटी का रिश्ता माना जाता है, लेकिन फिर भी कभी कभी नेपाल को लेकर के कुछ विवाद भी हो जाता है। जैसे काला पानी, लिपुलेख और लिम्पियाधुरा, ये 3 वो क्षेत्र हैं जिसको लेकर के नेपाल और भारत के बीच में भी कभी कभी तू तू मैं हो जाती है। नेपाल गुस्ताखियां भी कर देता है इस चीज़ को अपने नोट वगैरह में प्रदर्शित करके, इनको अपना हिस्सा बता देता है, जबकि यहाँ पर अभी भी वर्तमान में भारत का हिस्सा है, भारत का कब्जा है। ठीक है, खैर उस पर हम लोग कभी और चर्चा करेंगे। 1-2 बार मैंने चर्चा की भी हुई है। अगर आप जानना चाहते हैं वो तीनों विवाद क्या है तो उसको आप सर्च करके देख सकते हैं। टाइटल के बाद MZT एजुकेशन लिख देना, वीडियो मिल जाएगी। यहाँ पर आते हैं, ये जो जंजीज थे, जो जंजी के लीडर थे, अब इनका ये कहना है, जो अब गुमनाम हो गए उनकी मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, अभी उन पर भी आऊँगा जो अभी नए लीडर बन करके उभरे हैं। जो गुमनाम हो गए, उन्होंने नाम न बताने की शर्तों पर बताया मीडिया वालों को कि देखो भाई, हम लोगों ने प्रदर्शन शुरू किया, हम लोग की जो डिमांड थी, जो मांग थी, उसको लेकर के शुरू किया, गुट किया, इकट्ठा किया और छात्रों का आंदोलन इतना बड़ा बनाया। फिर लास्ट में क्रेडिट लेना हुआ तो 2-3 नाम, 2-3 चेहरे आगे आ गए। वो कौन से चेहरे थे मैं अभी आपको वीडियो में दिखाऊंगा आगे। तो इनका ये कहना है कि हमारी जो मांगे थी, जिसको लेकर के हमने प्रदर्शन किया, वो तो कुछ हुआ ही नहीं। ये तो घूम घुमा करके फिर से वही आ गए। आपने सत्ता परिवर्तन और सारा कुछ सिस्टम परिवर्तन का यहाँ रखा था पक्ष कि सब कुछ बदलाव आए नेपाल में, रोजगार को प्रेफरेंस दिया जाए, इकोनॉमी बढ़ाने पर ध्यान दिया जाए, भ्रष्टाचार को कम किया जाए। हुआ क्या? ऊपर की एक पार्टी हट गई, दूसरी पार्टी आ गई। एक प्रकार से ऐसा लग रहा है कि अंतरिम सरकार तो बनी है, लेकिन अब सिचुएशन वैसे फिर आ जाएगा, क्योंकि जनाधार जो होगा उनके पास ऑप्शन नहीं रहेगा और वो फिर से उन्हीं को ना चाहते हुए भी फिर से चुन देंगे, क्योंकि वो लोग अब फिर से ग्राउंड पे आ गए हैं। उनकी पार्टियों वाले KP शर्मा ओली हों और सिंह के सब लोग आ गए हैं वही, और वही लोग फिर से चुनाव लड़ेंगे और मजबूरन उन्हीं को चुनना पड़ेगा, क्योंकि जनजी की तो कोई पार्टी ही नहीं बन पाई। तो जब फिर से चुनना पड़ेगा तो फिर से वही रहेंगे। दूसरी बात ये कि सबने दिखाने के लिए, प्रदर्शन रोकने के लिए ऊपर की तो कैबिनेट ने और मंत्रियों ने या पार्टियों ने इस्तीफा तो दे दिया। भाई KP शर्मा ओली ने इस्तीफा दे दिया, प्रधानमंत्री थे, उनकी पूरी कैबिनेट ने इस्तीफा दे दिया, ये सब तो हो गया। लेकिन ऑफिसर्स जो थे वो अभी भी जैसे के तैसे बने हुए हैं और भ्रष्टाचार ऑफिसर लेवल से ही हो रहा था। तो इन सब का ये कहना है कि भाई ऑफिसर्स तो बदले ही नहीं, ये लोग भ्रष्टाचार तो वही कर रहे हैं। अच्छा, इतना सब प्रेशर पड़ रहा था तो सुशीला कार्की जी पर भी पड़ रहा था, तो इन्होंने क्या किया 100 दिनों में? तो कहा जा रहा है भाई 100 दिनों में इन्होंने सिर्फ और सिर्फ एक भ्रष्टाचार पकड़ा हुआ है। वो भ्रष्टाचार है पोखरा एयरपोर्ट घोटाला। पोखरा में एक एयरपोर्ट बना था, वो एयरपोर्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनना था। पोखरा एयरपोर्ट की भी कहानी जानेंगे। सबसे पहले थोड़ा सा सुशीला कार्की जी के बारे में जान लेते हैं। यूं तो ये भारत में यहाँ पर पली बढ़ी कह सकते हैं एक प्रकार से। इन्होंने BHU से पढ़ाई करी है। इनकी उम्र अभी 73 साल हो गई है। इन्होंने वाराणसी BHU से पढ़ाई करी। उसके बाद इन्होंने लॉ की डिग्री हासिल की, फिर ये जज बनी। जज के बाद ये सुप्रीम कोर्ट में गई, नेपाल वाले सुप्रीम कोर्ट में, वहाँ पर स्थायी जज बनी और स्थायी जज के बाद ये सुप्रीम कोर्ट की
चीफ जस्टिस भी नियुक्त कर दी गई, वहाँ की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश भी बन गई। अभी आप समझो कि भारत में कोई भी अभी तक आज तक के इतिहास में भारत को पहली महिला चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं मिल पाई है, लेकिन नेपाल में मिल गई थी, ये बनी थी। हालांकि इनका जब रिटायरमेंट था 2017 में जून में, तो इनके रिटायरमेंट से पहले ही इनको महाभियोग ला करके हटा दिया गया। क्यों? क्योंकि इन्होंने ये कह दिया था कि भाई देखो, जो पुलिस नियुक्तियां होंगी उसमें राजनीतिक दखल नहीं होगा। इसको लेकर के इन्होंने फैसला दिया था और ये फैसला बहुत बड़ा साबित हुआ था कि पुलिस की जो भी भर्तियां होंगी, राजनीति का कोई भी व्यक्ति उसमें दखल नहीं करेगा। इससे राजनीतिक पार्टियां खफा हो गई और महाभियोग ला करके इनको ही हटा दी। खैर, महाभियोग ला के हटाने पर मैंने आपको बताया क्या नुकसान होता है। महाभियोग ला कर कोई हटाए, इससे बढ़िया चतुराई यही है कि तुरंत इस्तीफा दे दो। लेकिन कुछ जो खुददार लोग होते हैं वो इस्तीफा नहीं देते हैं। कारण क्या है? अगर महाभियोग से हटाया जाएगा तो हटाने के बाद आपको न पेंशन मिलेगी, न सरकारी आवास मिलेंगे, मतलब रिटायरमेंट के बाद वाली कोई सुविधा नहीं मिलेगी। वहीं अगर आप इस्तीफा दे देते हो तो आपको रिटायर माना जाएगा और आपकी सारी सुविधाएं आपको मिलेंगी, मतलब आपको सरकारी आवास वगैरह और पेंशन वगैरह मिलते रहेंगे। लेकिन महाभियोग से हटाने कुछ नहीं मिलता है। खैर, तो ये उसके बाद अभी आपने देखा जब जनजी आंदोलन हुआ तो इनकी अच्छी खासी फैन फॉलोइंग रही, साफ छवि रही, तो इनको बना दिया गया प्रधानमंत्री। अच्छा जी, प्रधानमंत्री बन गई, लेकिन 100 दिनों तक इनका अभी कार्यकाल पूरा हो गया है। अब तक वहां पर कोई बड़े व्यापक स्तर पर सुधार नहीं नजर आए हैं। 100 दिनों का कार्यकाल आप जब भी देखते हो, जब भी भारत में भी जब चुनाव होता है तो लोग 100 दिनों का अपना ब्यौरा लेकर आते हैं कि भाई देखो 100 दिनों में हमने ये कर दिया, ये वादे जो हमने चुनाव के दौरान किए थे वो हमने पूरे कर दिए। खैर, इनसे बहुत ज़्यादा उम्मीद भी नहीं की जा सकती क्योंकि इनका कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं रहा है। ये एज ए जज थी, चीफ जस्टिस थी, कोई इनको पॉलिटिकल उतना वो भी नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि इन्होंने कुछ घोषणा पत्र जारी कर या कुछ इन्होंने वादे कर करके तब आई हुई हैं, प्रधानमंत्री बनी है। इनको तो बनाया गया एक प्रकार से, तो इनसे इतना उम्मीद करना ये भी सही नहीं है। खैर, इनके जो अधिकारी हैं वो सब वही हैं और उसी लेवल पर करप्शन कर रहे हैं। जंजीज का भी वे कहना है कि हमने प्रदर्शन शुरू किया, जिन जिन मुद्दों को लेकर के प्रदर्शन यहाँ पर किया वो मुद्दे सॉल्व हुए नहीं और वही करप्शन अधिकारी फिर से करप्शन कर रहे हैं और वही नेता दोबारा से अब आने वाले हैं चुनाव लड़ने। क्योंकि अभी अंतरिम सरकार का जो गठन किया गया है उसको 6 महीने में चुनाव कराना है, उनमें से 100 दिन तो हो गए हैं। अब बाकी बचे खुचे लगभग 3 महीने हैं और अब 3 महीनों में बैकग्राउंड वगैरह तैयार करके फिर से वही लोग आ जाएंगे पार्टियां चुनाव लड़ने, क्योंकि जेनजीज के द्वारा अभी तक कोई पार्टी बनाई ही नहीं गई। अब जो लोग रियल में जेनजी जो प्रदर्शन कर रहे थे शुरुआत में, उनका ये कहना है कि भाई सब कुछ तो हमने किया, डंडे मारपीट पुलिस की मार ये सब हमने खाई और बाद में नेता बन करके आ गए ये बालेन शाह। बालेन शाह एक ऐसा नाम था जिसने जनजीज के प्रदर्शन के बाद नेपाल में जब सत्ता परिवर्तन हुआ तो ये नाम बहुत तेजी से चमक कर उठा। बालेन शाह जो हैं काठमांडू के मेयर हैं, रैपर हैं और इंजीनियर हैं। अच्छी खासी इनकी फैन फॉलोइंग पहले ही थी और इनको मंच भी मिल गया, एक प्रकार से मौका मिल गया। कॉलेज में स्टूडेंट राजनीति से जुड़े थे लेकिन कोई पार्टी नहीं ज्वाइन किए थे। अब 2017 में काठमांडू में लोकल इलेक्शन में फेसबुक पोस्ट से चर्चा में आए थे जब उन्होंने कहा कि वोट नहीं करूंगा वगैरह करके। फिर ये निर्दलीय चुनाव लड़े और जीते भी थे, तो काठमांडू से मेयर थे। तो लोग इनमें अपना छवि देखने लगे, अपना नेता मतलब ढूंढने लगे कि भाई ये हमारे नेता होंगे, ये लड़ेंगे। बाद में पता चला भाई इनकी भी साठ गांठ निकली। ये जब अगर मान लो ये बड़े नेता बनकर आते तो कोई पार्टी बना लेते अब तक 100 दिन में। इन्होंने कोई पार्टी बनाना जरूरी नहीं समझा। अब कोई पार्टी ही नहीं है तो जनजी की जो मांग है वो मांग तो मांग रही ही जाएगी, क्योंकि इससे पहले भी नेपाल का इतिहास रहा है कि ये लोग ना आपस में जो बड़ी बड़ी पार्टियां हैं वो गठबंधन करके चलती हैं। आप ऐसा एग्जाम्पल लो जैसे बीजेपी और कांग्रेस आपस में गठबंधन कर ले, दो बड़ी पार्टियां, और बारी बारी से वही पीएम खेलती रहे कि मतलब 2.5 साल ये पीएम रहे, फिर 2.5 साल इनका पीएम बन जाए कोई, और फिर अगली बार कुछ हो, फिर ये लोग गठबंधन तोड़ें, उनके में मिल जाए, उनको पीएम बना दें। मतलब पीएम ही चेंज हो रहा था, पार्टी गठबंधन वही सरकार चल रही थी, ऐसा कुछ चल रहा था। तो अभी वही फिर से चलेगा क्योंकि कोई मजबूत पार्टी ऐसी है नहीं, है ना। तो और जनजीज ने अपनी पार्टी बनाई नहीं, अगेन वही बात, ठीक है। तो खैर ये बालन और सुदान गुरुंग हमें राजनीति करके यहाँ पर बाहर कर रहे हैं और हमने सोशल मीडिया से सड़क तक आंदोलन खड़ा किया था, ये जनजीज का कहना है जो गुमनाम रूप में अभी हैं। इस पर भारत के जो पूर्व राजनयिक हैं एसडी मुनि, इनका क्या कहना है? इनका कहना है देखो भारत नहीं चाहेगा कि नेपाल अस्थिर रहे, सही बात भी है। अगर नेपाल अस्थिर रहता है तो नेपाल के जरिए भारत में आतंकवाद बहुत तेजी से बढ़ेगा।
साथ ही साथ चाइना भी नेपाल के जरिए भारत में और घुसपैठ करने की कोशिश करेगा, भारत के हिस्सों को कब्जाने की कोशिश करेगा, नेपाल को धीरे धीरे कब्जाने की कोशिश करेगा। तो नेपाल का अस्थिर होना या कहे भारत के किसी भी पड़ोसी देश का अस्थिर होना भारत के लिए दिक्कत वाली खबर है, ठीक है, क्योंकि उतना ही वो दुश्मनों को और करीब पाएगा जितना अस्थिर रहेगा पड़ोसी। तो केपी शर्मा ओली हो, प्रचंड हो, शेर बहादुर हो, देवपा हो, ये सब पब्लिक लाइफ में धीरे धीरे वापस आ रहे हैं। ये भूल जा रहे हैं भाई हेलीकॉप्टर से लद लद करके ये लोग भागे थे, लेकिन अब बस 3 ही महीने में देखो होता क्या है ना, जेनजीज कर तो रहे प्रदर्शन, लेकिन जेनजीज की ये भी एक खूबी निकल करके आई है कि ये लोग भूलते बड़ी जल्दी हैं चीज़ें को। महीने 1.5 महीने में ही सब चीज़ें भूलने लगते हैं कि क्या हुआ था, कौन दुश्मन था, कहीं से क्या हुआ था, सब भूलने लगे, वापस पटरी पर, वापस ढर्रे पर आ गए। अब इनको फिर से पंच करना होगा। अब यहाँ पर भारत के जो एक्सपर्ट्स हैं, पॉलिटिकल एक्सपर्ट संजय तिवारी का कहना है नेपाल में अभी अगर चुनाव हुए तो नतीजों में कोई खास बदलाव नहीं आने वाला है, फिर से वही पार्टियां थोड़े बहुत अंतर के साथ आ जाएंगी सत्ते में। तो कुछ हुआ नहीं फायदा, हाँ नुकसान जरूर हुआ। नुकसान हुआ 8,000 करोड़ का पूरा लिखित में। अच्छा, दूसरा नुकसान यहाँ के जो टैक्सी ड्राइवर्स हैं, जो टूरिस्ट वाले हैं, मतलब जिनका रोजगार चलता था पर्यटन की वजह से, क्योंकि नेपाल में कुछ ऐसा बड़ा कुछ एक्सपोर्ट करने वाला जैसा है नहीं, नेपाल पर्यटन पर बहुत ज़्यादा निर्भर है। तो पर्यटन के लिए जब इनको सबको पूछा गया, लोकल्स को जो वहाँ पर दुकान लगाते हैं, ठेले लगाते हैं, जिनके होटल्स हैं, जिनके टैक्सी ड्राइवर्स जो हैं, इनसे पूछा गया, जिन्होंने कहा अब ले दे करके केवल भारत के ही टूरिस्ट आ रहे हैं, क्योंकि वीज़ा फ्री एंट्री है, आओ जाओ घर तुम्हारा ही है, यही वाला काम है, इसलिए भारत के आ रहे हैं। तो इस हिसाब से यहाँ पर चल रहा है। तो और बाकी जो देश से आते थे पर्यटक वो अब बहुत कम हो गए हैं। होटल खाली चल रही हैं, होटल बहुत सारी जला भी दी गई थी, दुकान ध्वस्त कर दिए गए थे, तोड़ दी गई थी। तो इससे बहुत ज़्यादा बिजनेस को नुकसान पहुँचा है और इससे अल्टीमेटली नेपाल की इकोनॉमी डूबी है। अभी सबसे सीख क्या लेनी चाहिए? सीख ये लेनी चाहिए कि इस प्रकार का प्रदर्शन करवा करके जो सत्ता परिवर्तन करने का एक ट्रेंड चल रहा है सो कॉल्ड, जैसे श्रीलंका में हुआ, बांग्लादेश में हुआ, फिर नेपाल में हुआ, ऐसे और जगहों पर, ये ट्रेंड सबसे पहले खत्म होना चाहिए। जैसे ही लगे कि ऐसा कुछ होने वाला है तो इसको तुरंत दबाना चाहिए। क्यों? क्योंकि नहीं तो ये कभी संतुष्ट हो ही नहीं पाएंगे। आप समझो कि जैसे ही लगेगा, क्योंकि सरकार है उसमें कई बार कुछ डिसीजन टफ लेने पड़ते हैं, कुछ डिसीजन सॉफ्ट लेने पड़ते हैं। तो अगर जब भी किसी को लगा एजेंसीज को कि भाई ये डिसीजन थोड़ा सा गड़बड़ है, ऐसा है वैसा है, तो वो चढ़ लेंगे और चढ़ के तुरंत गिरा देंगे। भाई लोकतंत्र में, एक लोकतांत्रिक देश में ऐसा नहीं होना चाहिए, सही नहीं होता है। खैर, इस पर आपकी राय हो सकता है भिन्न हो। आप कमेंट करके बताइए आप इस मामले में क्या सोचते हैं और किस प्रकार से देखते हैं। आप ब्रह्मास्त्र ई-बुक लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, पिन कमेंट में भी है, उसको चेक कीजिए। MJT ऐप पर भी जाकर के ले सकते हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।